सर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ? अचानक पलवल से फादर की जॉब दिल्ली में थी, दिल्ली से आप मुंबई पहुंचे, तो किस उम्र में और कैसे पहुंचे? सर, बात सफ़र की जो है ना वो बहुत अजीब है। जी। मैं पलवल के पास एक गांव है मांदकौल, ठीक मैं है। वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मेरे दादाजी 3 भाई थे। अच्छा। एक भाई जो है ना वो राइटर थे और अनपढ़ थे, लेकिन वो अच्छा। जो अच्छा। लिखते थे याद कर कर के लिखते थे। मतलब याद कर लिया गाना, हम्म। उनको याद हो जाता था। फिर शाम को आके मेरे चाचा को बोलते थे कि ये ये लिखो लिखो। आप। अच्छा। तो चाचा उसको नोट करता था। अरे। और एक दादाजी मेरे जो है ना वो बाजा बजाते थे और गाते थे। अरे वाह। और जो मेरे सगे दादाजी थे, सबसे बड़े थे, जी। वो नगाड़ा बजाते थे। अरे तो क्या बात। हमारे घर में एक अजीब सा एक माहौल था, जहाँ पे मतलब बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट भी थे, जी। सिंगर भी थे। तो उसमें हम लोग बच्चे लोग थे, तो कभी कभी कोरस में हमको भी चांस मिलता था गाने का। अच्छा। और गांव में हमारे यहाँ चौफइयाँ होती थी, हाँ सब। एक पार्टी इधर एक पार्टी इधर। जी। और मजे की बात यह है कि दोनों पार्टियों का राइटर जो है दादाजी होते अरे वाह। थे। अच्छा। तो जी। मुझे वो सुन सुन के थोड़ा सा पता नहीं कब मेरे दिमाग में एक बात बैठी। फिर मैं दिल्ली में, मतलब जब गांव में था, जी। तो मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया। वो भी मेरे एक चाचा जी थे, उनको खेलने का ज़्यादा शौक था, तो पढ़ने नहीं अच्छा। देता था भाई। अच्छा। 2-3 साल मेरे खराब हो गए। जी। तो मेरे फादर जो है वो टीचर थे। जी। तो उन्होंने मेरे को यहाँ से गांव से लेके गए और दिल्ली मेरा नाम दाखिल करा दिया। जी। और साहब, जब मैं दिल्ली पहुंचा तो डायरेक्ट चौथी क्लास में था। अच्छा। पहली भी मैंने पास नहीं की, डायरेक्ट चौथी में था। अच्छा। क्योंकि 5वीं का बोर्ड का होता था, तो हाँ। चौथी तक इनको होता है। उसके बाद सर धीरे धीरे मेरा एजुकेशन तो हुआ। अब बात सफ़र की आती है, तो मेरे घर में मेरे पिताजी जो है ना, उनके पास एक रेडियो था। अच्छा। तो जब कभी जो है ना मोहम्मद रफ़ी के कोई गाना आता था, तो वो उसकी आवाज़ बढ़ाते थे। अच्छा। अच्छा। हाँ, और किशोर कुमार का आता था तो थोड़ा कम कर देते अच्छा। थे। अच्छा। उनके फेवरेट होंगे हाँ उनके रफ़ी साहब। फेवरेट थे। जी जी जी। तो जब मुझे बहुत अच्छा लगता था जब कभी रफ़ी साहब की चर्चा होती थी, किशोर दा की चर्चा होती थी, और शंकर जयकिशन शंकर के लग बहुत बड़े फ़ैन थे, जी। उनकी चर्चा होती थी। तो मैं मन ही मन, किताब में ध्यान नहीं होता था, मैं उनकी बातें सुनता था। सुंदर। वो अपने दोस्त के साथ डिस्कस करते थे। फिर मैं जब थोड़ा सा कॉलेज की और तरफ जाऊंगी। गया, तो मेरे को भी लगा कि मेरे को लिखना लिखना चाहिए। चाहिए। तो अच्छा। मैंने शुरू किया पैरोडी से सर। ठीक है। और पैरोडी में जब 65 का जंग हुआ, तब मैंने पैरोडी लिखना शुरू किया। और अच्छा। मैं जैसे सबसे पहले मैंने लिखा था मेरा रंग दे बसंती चोला के ऊपर। जी। वो भाई सरहद पे दुश्मन बोला, अरे। हमने अपने नेट से तेरे सेवर जेट गिरा डाले, ऐसा कुछ मैंने उसमें जी। सब वो रखा था। दुश्मन तेरे पैटर्न टैंक कब्रिस्तान बना डाले। अरे वाह। तो जी। स्कूल में जो है ना लोगों को बड़ा अच्छा लगा, सुनाया और स्टेज पे था। सुनाया स्टेज पे तो बड़ी वाहवाही मिली। जी। उसके बाद सर मतलब मेरे साथ एक अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि मेरा एक सपना था, मैं बम्बई जाऊं और जी। कुछ करूं। उस कुछ करूं में मतलब ये था कि मैं बम्बई जाऊं कैसे। जब मेरे अच्छा। पिताजी दिल्ली से बम्बई आते थे, जी। तो वहाँ का टिकट 35 पैसे था। अच्छा। और मैं जब वो बोर्ड देखता था, जी। तो बम्बई का 45 रुपये था। तो वो जो 35 पैसे थे, उसमें ये 3-4 लोग जो ना हर सैटरडे को गांव आते थे, जी। तो सोचते थे यार, वो बोलते थे यार अब के तू ले लियो, उधर से मैं ले लूंगा। हाँ मतलब यही होता उसकी था। भी हाँ जुगाड़ मध्यवर्गीय परिवार करते में थे। यही होता था। मध्यवर्गीय परिवार था। जी। बोला जब इतने ही पैसे नहीं है तो ये तो बहुत पैसे हैं, तो नोटों में दिल्ली से मुंबई पहुंचना तो। कभी जा ही नहीं सकते। जी। तो मैं बड़ा मायूस सा था और सोचता था लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। तो हुआ ये, हमारे शाहदरे में, मैं शाहदरे रहता था, एक नाई था। वो तमाशबीनी करने के लिए मेरे को बुला लेता था अच्छा। और बोलता यार चाय पी, और फिर लोगों को जमा करता था। भाई मियाँ ये लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, भाई सुना जरा वो वाला गाना सुना। तो अब वो तमाशबीनी हो गई, तो नहीं हम सुनाते थे। नहीं, आपका भी कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है हाँ, इनसे। लेकिन मुझे जी। लगता था कि मैं वाकई में बहुत अच्छा लिख रहा हूँ। हाँ। वो लोग सुनते थे, फिर चाय वाय पिला देते थे। जी। वहाँ पे होते होते मेरा एक दोस्त बना, उसका नाम था विजयवीर त्यागी। जी।
वो धर्मेंद्र बनने के चक्कर में था। अच्छा तो उसने मेरे को बोला कि यार मैं भी बम्बई जा रहा हूँ, मैं तो धर्मेंद्र बनूंगा। अच्छा मैंने भाई ठीक है, तू धर्मेंद्र बन जा, मैं शैलेंद्र बनूंगा। अच्छा। मेरा एक आप अलग- सुरेंद्र जी के मैं फैन हैं उनके शुरू फैन, से। शैलेंद्र जी, पंडित प्रदीप और मैं इनका पंडित नरेंद्र शर्मा, जी मैं इनका फैन था। तो मैंने कहा मैं तो शैलेंद्र बनूंगा यार। तो हुआ ये कि सर इन्होंने डिसाइड किया कि हम बम्बई चल रहे हैं, तो उसके पास पैसे थे, अच्छा हम तो गरीब थे। तो मुझे याद है उन्होंने कहा यार दिल लगा रहेगा, तू भी चल। चल हाँ, वो दिल मेरा लगाने के कोई लिए। प्लान नहीं था, वो ठीक है। दिल लगाने के लिए लेके गए। तो एक तीसरा आदमी था जो बहुत ही मतलब झूठा था, फैंकम फैंक था। जी वो बोलता था बम्बई में मैं उसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, वो ऐसी ऐसी बातें करता था। वो भी हमारे साथ चल दिया। दोनों तीनों का एक गुट बना कि एक बम्बई में सब कुछ जानता है, एक के पास पैसा है, हाँ, एक दिल लगा एक देगा। दिल लगाने के लिए गया है। ठीक है। तो हम लोग ने एक सफ़र हमारा शुरू हो हुआ। गया। और साहब जब मैंने बम्बई जाने की तैयारी की तो खादी ग्राम उद्योग से कुछ 2-3 जोड़ी कपड़े लिए। कपड़े लिए, जी। कुर्ता पजामा ही ले सकता था, और मेरे एक कपड़े के जूते से थे। और शक्ल से भी मैं जो ना आज भी बड़ा अजीब सा लगता हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ। हीरो वाला नहीं। नहीं खूबसूरत लेकिन नहीं है तो नहीं, बैकग्राउंड उसमें है, क्या जी। है। तो हम लोग गए, तो रास्ते में मेरी माँ ने जो है ना मेरा काफ़ी मतलब 1-1.5 महीने का कुछ कोटा वो बना भी दिया, कोटा हाँ। बना दिया था। और मैं कॉलेज में थोड़ा सा नालायकी के रास्ते पे आ गया था। तो मैंने अपने पिताजी को और माताजी को बोला कि हम बम्बई घूमने जा रहे हैं। अच्छा। तो वो विजय त्यागी मेरे पड़ोस में ही रहता था। हम्म। तो उसको कहा कि अच्छा ये भी जा रहा है, तू भी जा रहा है, तो चला हाँ, जा। चलो ठीक है, एक हाँ, पड़ोसी सर्कल है, बन गया है। सर्किल बन गया। तो साहब हम यहाँ से जब दादर उतरे, रात का समय था। बम्बई की कहानियां हमने बहुत सुनी थी कि वहाँ जी। चलते चलते बेच देते हाँ, हैं, तो फलाना कोई हो लूट गया, लेता कोई है, लूट काट लेता लेता है। है। जी ऐसा तो बहुत सुना था हमने। जी। अब वो हमारे जहन में बात थी। हम्म। तो वो दादर स्टेशन था जहाँ हम उतरे। जी जी। और अब ये दोनों आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोला यार ये बोलता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ बहुत बड़े लोगों का घर है, अच्छा वहाँ ये नहीं जा सकता। अच्छा। तो उसने बोला क्यों? बोला यार ये शक्ल से चोर लगता है, ओह। और अगर वहाँ कुछ चोरी हो गई तो फिर क्या मुश्किल हो होगा। जाएगी। अब वो मुझे लेके आया था, वो मेरा दोस्त था, तो उसको हाँ। बोला लेकिन इसको छोड़ेंगे कहाँ? अच्छा। तो मुझे ये सब पता लगा। मैंने उनको बोला आप एक काम करो, ये मेरी एक अटैची है, इसको तो आप ले जाओ, ठीक है। और मैं इधर ही स्टेशन पर रुकता हूँ। तो हमारा तय ये हुआ कि मैं स्टेशन पर रुक गया और वो लोग चले चले गए। गए। अच्छा। अब साहब वो दादर स्टेशन, और पहली रात मुंबई पहली की, रात बम्बई की, और दिमाग में तरह 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 की की कहानियां पहले। गंदगियां भरी हुई जी से। मैं बताऊं कि वर्ल्ड में अगर कोई शहर है तो बम्बई है, बाकी सब कहानियां नकली हैं। जी जी। लेकिन वो इतना विलन बन गया था वो शहर कि मुझे डर लग रहा था। तो मैं 1 बजे तक तो चहल पहल थी स्टेशन पे, जी। उसके बाद सन्नाटा भी आ गया। तो मैं सोया ही नहीं। हमने कहा यार वो बोलते हैं जादू हाँ। कर देते हैं, फलाना कर देते हैं, हाँ तो डर के मारे ठीक है। नेक्स्ट डे ये लोग सुबह आए और मेरे को साथ में लिया। फिर थोड़े घने बम्बई घूमे फिरे, चौपाटी गए, ये गए, शाम को फिर छोड़ दिया। अच्छा। और साहब ये सिलसिला, वो जो लड़का था वो ऐसे ही हमको बोलता था अरे वो देखो देवानंद निकल गया। अच्छा। तो हम गाड़ी को देखते थे, भाई निकल गया तो निकल गया, कोई देवानंद नहीं होता था। आज समझ में आई हमको। और वो हमको उससे वो पैसे ऐंठ रहा था। तो ऐसा सर करते करते 3 महीने हो गए। 3 महीने आप 3 महीने हुआ क्या कि हमने घर पे लेटर डाल दिया कि जी। भाई हमको यहाँ एक नौकरी मिल गई है, अच्छा। और अब हम दिल्ली नहीं आएंगे। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अगर, उनको वैसे अंदर से मालूम था कि ये फिल्म लाइन में इंटरेस्टेड है। बोले अगर तुमको नौकरी मिल गई है और तुम चाहते हो कि वहाँ रहो जी तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा काम ना करना हाँ, जिससे हमको शर्मिंदगी हो, जी जी। और अगर वहाँ कुछ नहीं हो तो चले आना। तो मैं एक बेधड़क हो गया। अब साहब वो दौर ऐसा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे घर वाले मेरी लाश भी नहीं ढूंढ सकते थे ना, क्योंकि कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अब मेरे घर का तो था, लेकिन वो मुझे कहाँ लेटर डालेंगे।
1 महीने बाद इन दोनों में झगड़ा हुआ, अच्छा। और वो झगड़ा यहाँ तक निपटा कि उसने बोला कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। हम्म। मैंने बोला यार मैंने तो बोल दिया नौकरी कर लो, मैं तो नहीं जाऊँगा। हम्म। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि ठीक है, मेरे पास कुछ कैश है। 30-35 रुपए थे मेरे पास, अच्छा। बाकी कुछ था ही नहीं, खिलाते पिलाते यही थे। अब मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मैं नहाऊं कहाँ। हम्म। तो दादर स्टेशन के पास वी शांताराम का एक स्टूडियो वो है, थिएटर है ठीक है। प्लाजा करके, उसके सामने एक कॉमन गवर्नमेंट का बाथरूम वगैरह था, वहाँ नहा धो लेते थे। और सोने की भी सेटिंग मेरी हो गई थी, वो सामने एक थिएटर था, वो नाटक होते थे उसमें, 10 11:30 बजे वो बंद हो जाता था, 1 बजे जाके सीढ़ी पे सो जाते थे, अच्छा। कोई उठाने नहीं आता था। अरे फिर वो वहाँ पे एक दुकान वाला था, उससे थोड़ी मुलाकात हो गई। जानकारी। उससे जब बात हुई तो उसने बोला यार तुम यहाँ मत सो, मेरी दुकान बंद हो जाती है। तो ऐसा उसका फट्टा लगा हुआ था एक, हाँ। सामने से ना बंद ठीक है। जो होता हाँ, वो आगे होता है दुकान आगे, के आगे। जी। वो बोले यहाँ सो जाया करो। तो सोने की जगह मिल गई। और ये जो है ना, मेरे को बम्बई का 100 रुपया मेरे को दिया कि टिकट का है, अच्छा। जब तेरे को लगे कि आना है तो तू आ जाना भाई, हम तो जा 100 रुपये रख ले। तो मेरे पास 135 हो गए। अच्छा। लेकिन 135 में सर क्या होने वाला था। तो मैं बहुत दिनों तक मैरिन ड्राइव घूमता रहा, चौपाटी अच्छा। घूमता रहा, अच्छा। जहाँ तक पैदल घूम सकता था, किराया तो हाँ, मेरे पास संभव था था नहीं, नहीं। जी। और चने वगैरह खा के गुजारा कर लेता था। अचानक मुझे याद आया कि एक दूर का एक मेरे पास एड्रेस था। अच्छा। वो एड्रेस जो है ना मैंने ढूंढा, वो एड्रेस मुझे इत्तेफाक से मिल गया। लेकिन ऐसा होने में जो है ना मेरे मतलब 4 महीने महीने गुजर निकल गए। गए। जी। वो एड्रेस पे जब मैं गया, 3rd फ्लोर पे था, तो वो आदमी से मेरी बात हुई, उनको मैंने रेफरेंस दिया कि सर आपके कोई वहाँ पे कज़न है, उन्होंने मुझे आपका ये बताया था। और वो इतनी फेमस जगह थी कि मुझे बिना एड्रेस के वो बिल्डिंग मिल गई। अच्छा। ग्रांट रोड पे खेतवाड़ी में, जी। खेतवाड़ी ही बिल्डिंग थी वो, अच्छा। मिल गई मेरे को। और टोटल जो है ना वो रेड लाइट एरिया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप रह सकते हो, छत पे आप सो सकते हो, अच्छा। लेकिन उसके बदले में आपको नीचे से जो है ना एक 10 बाल्टी पानी भरना होगा। अच्छा। और पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो हमने कहा चलो एक ठिकाना तो हाँ, मिलेगा, ठीक है। लेटर वेटर आ सकता है। हाँ। तो हम वहाँ पे 1 महीने तक तो ऐसे ही रहे। उसके बाद पता नहीं उसको क्या सूझा, तो उसने कहा यार तुम थोड़ा काम कर दिया करो, बैंक चले जाया करो, ये कर लो वो कर लो। वो करने लगे। तो वो क्या करता था कि वो 2 रुपये रोज देने लगा। अच्छा। इनकम का सोर्स बना पहला। इनकम का सोर्स बना। तो हमने एक होटल ढूंढा, मुसलमानी होटल था वो बड़ी रोटी देता था एक, और वो रोटी जो है ना वो 1 रुपए की देता था, और दाल जितनी मर्जी ले लो। अच्छा। तो हम वहाँ पे हमारा एक टाइम का हमने खाना शुरू कर दिया। दिया। और एक टाइम का तो खाना शुरू कर दिया, दूसरे टाइम का क्या करता था सुबह में वो सेठ कि टिफिन आता था घर से, अच्छा। तो 2 रोटी छोड़ देता था, बोले टिफिन साफ कर देना। अच्छा। तो हम लोग 2 रोटी के चक्कर में उसका सर टिफिन साफ कर देते थे, और क्या करें, ठीक बात। जो हमारे पास कुछ था नहीं। उसके बाद सर होते होते मतलब ऐसा मेरा कोई 3 साल निकल गया। 3 साल। अरे। और मेरी वहाँ तनख्वाह भी हो गई कोई 200 रुपया। अच्छा। मैं मतलब फिल्म लाइन तो भूल गया, हम्म। बस उसी के काम में लग गया, ये ले आओ वो ले आओ। मैंने बोला यार ये तो सब ठीक है, हाँ। लेकिन मैं आया काहे के लिए हूँ। एक दिन दिवाली के टाइम पे एक वहाँ पे अकाउंटेंट था, उसने मुझे बोला कि यार पंडित जी आप यार ब्राह्मण आदमी हो, साला क्या झूठन साफ कर रहे हो इधर, आप क्या करने आए हो मुझे बताओ। मैंने कहा यार मैं गीतकार बनने आया हूँ। अच्छा। तो बोले मुझे कोई गीत सुनाओ। तो अब कहते ना भाई गीत सुनाओ, मैं गीत सुना डाले। अच्छा। गा के सुना दिया उसको। हरियाणी बीज था अंदर। अभी मैं सोचता हूँ कि मेरी हिम्मत कैसे हुई, मुझसे बड़ा बेसुरा कोई नहीं, और बकवास लिखे हुए गीत थे। खैर उसने कहा कि भाई ठीक है मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। अच्छा। मैं कहा अगर यहाँ की नौकरी छूट गई तो बोले अगर आप यहाँ की नौकरी नहीं छोड़ोगे तो ना यहाँ कुछ होगा आपका, ना वहाँ कुछ होगा, ठीक है, ये तो भूल जाओ आप।
इतने की नौकरी तो आपको मैं कहीं भी कहीं दिला लग दूंगा। जाएगी। तो वो साहब मुझे लेके गया। मैंने सेठ को बोला सीधा सीधा, मैं सेठ जी आपको मालूम है मैं फिल्म लाइन के लिए आया हूँ, अच्छा। और मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं लिया क्योंकि वो उसके यहाँ काम करता था, अच्छा, वो भी उसके यहाँ उसी काम। का अकाउंटेंट था वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैंने कहा मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को एक जगह लेके जा रहा है, तो मैं कल जाऊंगा। हम्म, तो सेठ ने मेरे को 5 रुपए भी दिए अच्छा, कि भाई किराया भाड़े के लिए ले। ले लो, जाओ देखो क्या होता है। सर मैं गया फेमस स्टूडियो, अच्छा, और वो मुझे लेके गया शंकर जयकिशन के रूम में, अरे वाह, और मेरे को उन्होंने वहाँ पे अपना अनजान जी के भाई थे गोपाल जी, गोपाल अंजान, वो जर्नलिस्ट थे बहुत हाँ, बड़े, गोपाल, हाँ। उनसे मिलाया कि यार ये एक लड़का है, इसको भी रख लो यहाँ पे, ये गीतकार बनने आया है। तो वहाँ पे क्या होता था कि बड़ा अजीब सा सिस्टम था, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे सर, अच्छा, और उन बहुत सारों का खर्चा शंकर जी उठाते थे। अच्छा, जय भाई तो तब तक रहे नहीं थे, ये ठीक बात मैं आपको मतलब 74 के आसपास की। शंकर जी जो है ना, मतलब भगवान शंकर बोल सकता हूँ मैं उनको, अरे वो इतने दिलदार आदमी थे। वहाँ पे 7-8 लोग रहते थे, सबका ये था कैंटीन में जाके नॉन वेज और दारू छोड़ के जो खाना खा लो, अरे वाह, तुमको 2 किलो दूध पीना पी लो। अच्छा, दारू साला जिसने मेरे को लगा वो घर से बाहर, और उनका स्टूडियो था बहुत बड़ा, उसमें सब सो जाते थे। तो इन भाइयों ने मेरा काम लगाया कि लादी साफ करो और गाड़ी साफ करो। अच्छा। ये जूनियर में ही था, ये ठीक है, सारे बड़े हो गए। सारे बड़े हो गए, रह रहे थे। लेकिन मेरा एक ख्वाब था, जब मैं गांव में रहता था, रेडियो पे सुनता था कि अब आप सुनिए शैलेंद्र का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया, लता मंगेशकर का गाया गाना। जी, तो मैं सोचता था कभी मेरा भी ऐसे नाम आएगा। तो वो ख्वाब मेरे सामने था, शंकर जी मेरे सामने थे, हाँ। वो रूम मेरे सामने, उन्हीं की शरण में रह रहे थे। उन्हीं की शरण में रह रहा था। तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ठीक हमने है। कहा ये मेरे लिए स्वर्ग है स्वर्ग। साला, कुछ मिले ना मिले, हाँ, ठीक पूरी है। जिंदगी मैं यही करता रहूंगा तो भी मेरे लिए, काम से भले ही रहे। मैं राइटर नहीं बनूं, मेरे ठीक को है। कोई फर्क नहीं। मैं बड़ा संतोषी से काम कर रहा था सर। मेरे को 20 दिन बाद एक दिन मैं साफ सफाई कर रहा था और शंकर जी आ गए। अच्छा, अच्छा, पहले मीडिया तो इतना था नहीं, हमने हाँ। कोई तस्वीर भी उनकी ज़्यादा देखी नहीं थी। जी। वो आए तो बोले क्यों भाई, अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? ऐसे जब बोला तो मैं समझ गया यही शंकर जी होंगे, क्योंकि अच्छा। उनका रोब उनके बारे में उनका था। रुआब और हाँ। किस्से ऐसा और कौन पूछेगा। ठीक है। और ड्रेस व्रेस उनकी थी। अच्छा, अंदर जैकिशन की तो फोटो लगी थी, इनकी नहीं थी। अच्छा। जय भाई की तो लगी थी, हाँ, ठीक इनकी है। नहीं थी। तो मैंने कहा यही होंगे, तो मैंने उनके पैर छुए। मैंने कहा कि सर मेरा नाम सुधाकर शर्मा है, और मुझे यहाँ जो है ना वो एक, मैं उसका अभी तो नाम भूल गया, उनका नाम लिया कि उन्होंने मुझे छोड़ा, वो उनके भी अकाउंटेंट थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ उसने मुझे बताया, कोई बात नहीं, रहो। क्या करते हो? मैं तो गीतकार बनने आया हूँ, करता तो कुछ नहीं हूँ, अब ये लोग जो यहाँ मुझे बता देते हैं वही काम करता हूँ। तो बोले ठीक है। 2 दिन के बाद एक दिन वो 2 बजे आए, अपने को तो कहीं जाना नहीं होता था, मेरे को बोले सुनाओ। अच्छा, कुछ सुनाओ। अब मेरे से सुनाया नहीं जावे, उनकी पर्सनैलिटी को देख के क्या सुनाऊँ उनको। तो मैं ऐसे ही मतलब रो पड़ा, मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो वो भी समझ गए, उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ रखा, बोले बेटे कोई बात नहीं, फिर कभी। तो उतने में हसरत जयपुरी साहब आए उधर। अच्छा, शंकर जी बैठ गए, मैं अपना उठ गया। तो मेरे को उन्होंने पूछा कि इनको जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोले ये हसरत जयपुरी हैं। तो मैं तो फौरन बैग पकड़ लीजिए। हमने कहा यार ये तो बड़ी बात हो गई। तो शंकर जी ने बोला कि हसरत मियाँ बच्चा है, आया है हरियाणा से, और इसको कुछ सिखाओ, इसको लिखना सिखाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं खार में रहता हूँ और मेरा एड्रेस ये है, तो बेटा आप आ जाया करो कभी भी। क्या, कहाँ रहते हो? शंकर जी ने बोला यहीं रहते हैं। बोले तेरे को जब भी जाना हो जा, और ये काम हम छोड़ दे, वो जिसको करना वही करेगा, तेरा काम नहीं है, ठीक है, तू आज़ाद है। और 300 रुपये अच्छा, तेरी
घूमने फिरने की तनख्वाह है। क्या बात है। मैं बोला यार ये तो देवता आदमी हो गया। और उन्होंने 100 रुपये एडवांस भी दे दिए। अरे तो मैं अगले संडे गया हसरत साहब के पास। हसरत साहब के साथ जो मेरा आना जाना शुरू हुआ, तो साहब मैं जितना लिख के ले गया था मैंने संदूक में बंद कर दिया कि ये तो बकवास है, लिखना ही नहीं आता तुझे अच्छा। तो लिखेगा क्या। और बाकायदा मैंने उनसे सीखा, उन्होंने मुझे बाकायदा सिखाया गीत कैसे लिखा जाता है, गज़ल कैसे लिखी जाती है, सिचुएशन कैसे लिखी जाती है, और वो मेरे गुरु बने। अब मेरा ये हो गया कि मैं ज़्यादातर उनके पास ही रहने लगा। अच्छा। अब ये था कि उनके पास रहेगा तो आदमी मतलब 6 साढ़े 6 बजे तक तो ठीक है, आप किसी के घर में रहते हो, उसके बाद तो उनका है। उसके बाद मैंने ना घूमना शुरू किया। ठीक है। ये दिलीप कुमार का बंगला है, ये सुनील दत्त का बंगला है, बस यही दूर दूर से बंगले ही देख रहे थे। तो उन दिनों हमारी जो दोपहरी कटती थी वो दिलीप साहब के बंगले के सामने कटती थी। अच्छा। देखिए सर, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताऊं कि बहुत से हमारे सुपरस्टार हैं जिनके घर के सामने भीड़ भी लगती है और वो बालकोनी में दर्शन भी देने आते हैं। लेकिन दिलीप साहब का मिजाज देखिए, वो क्या करते थे, लोग जमा हो जाते थे और एक चाय वाला था, अच्छा, जो सबको चाय पिला के जाता था और पैसे नहीं लेता था। अच्छा, ये हमें बाद में पता लगा कि उसके पैसे दिलीप साहब देते थे। क्या बात। दिलीप जो भी वहाँ है, कभी 10 होते थे, कभी 20 भी होते थे, कभी 1 मैं भी होता था, जो भी पीना चाहे पी ले, नो प्रॉब्लम। अच्छा। तो हम लोग वो चाय के चक्कर में भी जरूर जाते थे, दिलीप कुमार दिखे नहीं दिखे चाय मतलब हम सोचते थे फ्री की क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो वहाँ पे सब हमारा टाइम पास ऐसे करते करते मेरा 5-6 साल गुजर गया। अरे वाह। और ना बम्बई में मुझे रहने की जगह मिली। अब हसरत तो 6 साहब साल तक परिवार वालों ने नहीं कुछ संभाला कि क्या नहीं, हुआ, या परिवार पत्र लिख देते थे? तब नहीं, तो दूरभाष देखो की वहाँ व्यवस्था के नहीं थी। मैं लेटर लिखता था और दूसरी बात कि वहाँ के गुजारे लायक मेरे पास पैसा पैसे था। थे, हाँ। तो मैंने बोल दिया, तो मेरे पिताजी ने कहा हमें तेरी कमाई नहीं चाहिए, ठीक है। तेरा गुजारा हो रहा तू कर ले जो भी कुछ करना है। ठीक है। मेरे फादर ने एक बहुत अच्छी लाइन मुझे कही थी सर, उन्होंने कहा था कि बेटा रोटियों की तो कोई कमी नहीं है, अगर तुझे कुछ ऐसा करना है जो हम यहाँ नहीं कर सकते, हाँ, तो ठीक तो है, हमारी तरफ से आज़ाद है, हमें तेरी कमाई भी नहीं चाहिए। वेरी गुड। तो कभी कभी चिट्ठी पत्री तो हो जाती थी, लेकिन वो मैं घर भी आता जाता था। अच्छा, साल में 6 महीने में। अच्छा, अच्छा। तो ऐसे ही झूठ बोल देते थे, कहाँ कर रहे हो, बोले मैं रामानंद सागर के यहाँ कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, से बिहार चोपड़ा है, बिहार चोपड़ा है, कुछ भी बोल देते थे, मैंने जिनको वो भी जाने ना। तो ऐसे होते होते 5-6 साल के बाद जो है ना, मैंने कहा यार मैं ऐसे घूमता रहूँगा तो मेरे पास कुछ रास्ता ही नहीं था सर। तो मैं एक दिन पाली हिल पे घूम रहा था, पाली हिल पे मैं घूम रहा था, तो मैंने सबके बंगले तो नोट कर लिए, ये बंगला है, ये बंगला है। उधर एक कॉमेडियन होते थे मारुति साहब, जो काफ़ी पिक्चरों में आए, वो रात को ना टहल टहल के ना बरांडे में दारू पी रहे थे। अच्छा। मैं उनको देखे जा रहा था, उनका यार ये चेहरा तो देखा भाला लग रहा है, थोड़ी लाइट कम थी, अब मैं उजाले में था, तो उनकी नज़र पड़ी, बोला इधर आओ, क्या देख रहे हो? तो मैं सर मैं तो आप ही को देख रहा हूँ। क्यों? अगर सर मैंने ऐसे झूठ बोला सर, अगर मैं आपका फैन हूँ। अच्छा। और जब मैं उनसे मिला ना तो मेरे को समझ में आया, मैंने उनकी एक पिक्चर देखी थी। अच्छा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मेरी कौन सी पिक्चर देखी, तो मैंने ताज़ा ताज़ा ही देखी थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो जहाँ मैं रहता था वहाँ पे लाइन से 17-18 सिनेमा हॉल थे और वो बड़े चीप टाइप के थे, 25 पैसे 20 पैसे टिकट के बहुत सारे सिनेमा हॉल बहुत सारे थे, उनमें मैं देख लेता था। तो मैंने कहा सर वो दारा सिंह की पिक्चर थी किलर, वो देखी मैंने, तो उनको लगा हाँ ये मेरा फैन होगा, सच्चा भगत है। बोले बेटा यहाँ क्या करते हो? मैं गई मैं तो गीतकार बनने आया हूँ। बोले सुनाओ। मैं सुना दिया उनको, तो वो हंसे, बोला अच्छा लिखते हो, दारू पीते हो? मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं पीते? मैंने पैसे नहीं है साहब। ऐसे तो ऐसा नहीं कि हम नहीं पीते, लेकिन अब पैसा तो होना चाहिए पीने के लिए।
तो बोले अच्छा एक काम करो, ये गली में जाओ, वहाँ पे जो है ना वो एक क्वार्टर लेके आओ। अच्छा। पैसे उन्होंने दिए मेरे को, मैंने उनको क्वार्टर ला के दे दिया। तो बोले पियो। मैं कहा सर मैं पीऊँगा नहीं, मैं दारू सिगरेट सब छोड़े हुए मैंने, मैं सब पीता था। और जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ये हाँ। कम से कम जो कट कर सकता हूँ वो तो जो खर्च- करूँगा। हाँ। तो बोले ठीक है कल आओ। मैं सब ठीक है कल आ जाता हूँ। कल गया तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ। तो वो मेरे साथ बॉय बना के ले गए, एक बैग पकड़ा दिया हाँ। और वो शूटिंग में गए। तो हम बैग पकड़ के खड़े रहे, कभी वो उनको पान लगे तो दे दें, कभी रुमाल लगे तो दे दें। शाम को उनके साथ टैक्सी में आए अच्छा। और उन्होंने कहा कहाँ जाओगे? हमने कहा हजरत साहब का घर है इधर, उधर जाऊंगा। तो उधर उन्होंने उतारा तो हमको एक 50 रुपये दे दिए। अच्छा। हमने कहा यार ये सही है नौकरी, 50 रुपये। ये तो सही, बढ़िया, शानदार नौकरी है। शानदार बन गई। तो उसके बाद क्या हो गया कि मैं कम से कम उनके साथ साल भर रहा। अरे वाह। अच्छा। कभी 50 देते थे, कभी 100 देते थे, कभी 20 देते थे, उनके मूड के ऊपर। एक दिन मुझे लगा कि यार अच्छा मेरा क्या है कि कभी मैं स्टूडियो में जाके सो जाता था, और अब मेरे को ये था कि भाई रात को स्टूडियो में सोने के या इधर उधर जहाँ भी मैं देखूं, मैंने 1-2 जगह बांद्रा में ही सेट कर ली थी। अच्छा। कि इधर भी सो सकते हैं, उधर भी सो सकते हैं। मैं दिलीप साहब के घर के सामने ही एक आदमी था जी। उसने कहा यार मेरे पास एक खोली है, 20 रुपये महीने की है, अच्छा। वो ले ले। मैंने कहा यार वो क्या होती, खोली क्या होती है? कहा चल मेरे साथ। उसने साहब एक झोपड़पट्टी में लेके गया, एक टीन का सा वो था उसका, झोपड़ी दिखाई। झोपड़ी सी दिखाई, बोले ये है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास पैसे थे, मैं कर दे दिए, मैंने वो ले लिया। तो एक खोली मेरे को बन गई, अपना घर हो गया। अपना घर हो गया। किराए पे ही था हाँ, ठीक लेकिन है। अपना घर तो हो गया। तो मैंने मारुति साहब को बोला कि मैंने बांद्रा में ही रहने की जगह बना ली है, तो ऐसे ऐसे बात है। तो बोले अब एक काम करिए, जो तू डायरी लेके फिरता ना ये भूल जाओ। अच्छा। तो कुछ नहीं आता। अबे जहाँ पे मजरूर साहब हैं, हसरत जयपुरी हैं, साहिर लुधियानवी हैं, इतने बड़े बड़े आनंद बख्शी हैं, ये तो क्या लिखता है, कौन सी भाषा है ये? ज़्यादा मेरी गांव की भाषा होती थी, वो सब होती थी। बोले तुम बाद में करना, मैं जो कहता हूँ वो करो। ठीक है सर। तो उन्होंने अगले दिन मेरे को बोला कि एक टैक्सी कर लो। मैंने टैक्सी करी और वो टैक्सी में बैठे और वो टैक्सी सीधी किशोर कुमार के घर पे जाके रुकी। अच्छा। लेकिन तब तक मेरे जो थे ये सब का सफ़र होने में 7 साल के ऊपर हो गए थे। और जैसे ही वहाँ जाके हम लोग रुके, जी जी। तो वहाँ जैसे ही टैक्सी अंदर गई तो उन्होंने कहा कि किशोर अपने यहाँ जो एक लड़का हम लोग असिस्टेंट रखने वाले थे, इसको रख लो। अरे वाह। किशोर दा ने पूछा कि भाई कहाँ से हो तुम? मैंने कहा जी मैं हरियाणा से हूँ। तो बोले ओ हरियाणवी है? कहा। तो कुर्ता पजामा मैंने पहना ही हुआ था। तो बोले ठीक है। तो मैं किशोर दा के साथ ज्वाइंट हो गया, उन्होंने मुझे रख लिया। और किशोर दा के यहाँ मैंने साहब 18 साल काम किया। अरे वाह। उनके राइटिंग डिपार्टमेंट में, डायरेक्शन डिपार्टमेंट में। और आप देखिए कि उनके यहाँ रहते रहते फिर मैंने एक संपर्क बना और सारी फिल्म की विधाएं भी मैंने जितना सीख सकता था उतना सीखा। फिर मुझे एक प्रोड्यूसर मिला। अच्छा। उसने कहा यार तू एक पिक्चर डायरेक्ट कर दे हमारी। अच्छा। भाई कर देंगे। वहाँ से मैं डायरेक्टर बन के निकला, लेकिन वो फिल्म बनी नहीं। उसके बाद मेरा ये जो दोस्त था जो मुझे लेके गया था धर्मेंद्र बनने, अच्छा, ये वापस बम्बई आया 15 साल के बाद। हाँ जी। बोला यार मैं बनाता हूँ पिक्चर। अच्छा। तो पिक्चर उसने शुरू की। अच्छा। और जब उसने शुरू की तो मैं सबसे पहले शंकर जी के पास गया और मैंने कहा मुझे पहचाना? तो उन्होंने कहा
पहचानने की क्या बात है, हम्म, काम बताओ। मैं कहा सर मैं आपके यहाँ ऐसे ऐसे काम करता था और अभी मुझे एक पिक्चर मिली है, मैं चाहता हूँ कि उसमें म्यूज़िक आपका हो। ठीक है। तो उनको याद आ गया मेरा सब। हम्म, ये कितने पैसे लाए? मैं कहा 21,000 साइनिंग अमाउंट है सर। और उनका रुआब इतना था कि आप बहुत ज़्यादा उनसे बात नहीं कर सकते थे। तो उसने कहा एक काम करो, इस पे 1 रुपया और रखो। अच्छा। तो हमने 1 रुपया और रख दिया और उन्होंने 1 रुपया लिया, बोले इसी 1 रुपये में मैं पिक्चर करूँगा। क्या बात है। और उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था, आज वो हमें नौकरी पे रखने आया है। तो मैंने कहा नहीं शंकर जी, ऐसा नहीं है, मैं कल भी आपके यहाँ नौकरी करता था, आज भी आप ही के यहाँ कर रहा हूँ। जी। कल भी मुझे आपके शेल्टर की ज़रूरत थी, आज भी है। आप मेरा म्यूज़िक देंगे तो मेरी एक तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी, ख्वाब था मेरा। फिर मैंने हसरत जयपुरी साहब से बोला कि साहब मेरी पिक्चर में आप गीत लिखिए। बोले बिल्कुल नहीं लिखूंगा, गीत तू लिखेगा, अगर अच्छा। कुछ कमी होगी तो मैं सही करूँगा। अरे वाह। तू मेरा शागिर्द है और मुझे मालूम है तू अच्छा लिखता है। तब तक ऐसा लोग बोलते थे मैं अच्छा लिखता हूँ, चल गई थी गाड़ी, चल गई थी गाड़ी। तो ऐसा करके साहब वो हमारा काम शुरू हुआ और मेरा पहला गाना ये जो रिकॉर्ड हुआ 80 में हुआ जी। और वो पहला गाना मन्ना डे ने गाया था। अरे वाह, क्या बात। और उसके बाद फिर एक गाने के लिए हमको किशोर दा के पास गए, फिर उन्होंने गाया। तो ये सफ़र शुरू हुआ और मैं डायरेक्टर बन गया। फिर 2 पिक्चरें और मिल गई। फिर एक मेरे को हरियाणा का प्रोड्यूसर मिला सर। अच्छा। गजब प्रोड्यूसर है वो, हालांकि सफल नहीं हुआ। वेद प्रकाश करके एक एक्टर था, ठीक है। वेद प्रकाश आर्य। उसने बोला भाई पंडित जी हमारी पिक्चर करो। अच्छा। हम दोनों हरियाणा के हैं। मैंने कहा ठीक है तेरी कर देते हैं। तो वो फिल्म में हमने शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, शम्मी कपूर जी और परेश रावल, ये बिंदु, महमूद, उस समय कैसे महमूद, सुपर कास्ट। मैंने मुहूर्त पे मेरी पिक्चर बिक गई थी सर। अरे वाह, इतना उसका वो था। और नया लड़का ये वेद था, उसका टाइटल रखा था हमने इंसाफ का सूरज। अरे वाह। अच्छा। वो फिल्म मेरी कंप्लीट हो गई, लेकिन किसी वजह से वो रिलीज़ नहीं हुई। और जैसे ही रिलीज़ नहीं हुई तो मेरे पास हाथ में जितना काम था वो सब भाग गया, सब निकल गया। सब ने मेरे को निकाल दिया। मुंबई का यही खासियत बताई जाती है। और वापस मैंने जहाँ से था कितनी देर में होल्ड करता। शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, मेरे खर्चे बढ़ गए थे और मैं बहुत परेशान था। और लोगों से नमस्ते भी करता था तो लोग डरते थे कुछ मांग ना ले, कोई काम तो देता नहीं था। उन्हीं दौरान सर मुझे किसी ने कहा कि यार आप अजमेर शरीफ जाओ। अच्छा, क्या बात। वहाँ आपका काम बनेगा, बस सब वहाँ जाते हैं। तो हमने कहा सर ठीक है। तो मैं अजमेर शरीफ गया और मैंने जाके देखो दरगाह पे चादर वादर चढ़ाई और बाबा से ऐसे बात की जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ। अच्छा। बाबा तुझे कौन सी भाषा आती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। तो लोग बोलते हैं कि एक गाने से तकदीर बदल जाती है। ठीक है। तब तक सब मैं आपको बताऊं मेरे कम से कम 200 गाने रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन वो रिकॉर्ड तो हुए थे, किसी की फिल्म नहीं बनी, किसी का कुछ नहीं हुआ, मेरा बाहर काम कोई भी नहीं आया। तो मैं लोगों को जब गाने गिनाता था तो मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, रविंदर जैन, नौशाद साहब, ओपी नैयर, आपके आर.डी. बर्मन, इन रवि साहब, इन लोगों के साथ काम करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं हुआ जी, क्योंकि काम ही बाहर नहीं आया ना। तो मैंने कहा बाबा वो एक गाना मेरे नसीब में क्यों नहीं है। ऐसा मैं अपनी एक अर्जी वर्जी लगा के मैं चला आया। तो मैं जब बॉम्बे लौटा तो 3 दिन के बाद मुझे एक कॉल आता है रात को कि भाई क्या कर रहे हो। तो हिमेश रेशमिया जो है ना, इनके फादर मेरे दोस्त थे, तो ये हिमेश ने मुझे बुलाया। एक्चुअली में ये भी एक कहानी थोड़ी अलग की है कि मैं कैसे उनसे जुड़ा, लेकिन हिमेश के साथ मैं ना स्टॉक लिखता था। ये था कि बच्चा कभी म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा, तो उनके फादर ने कहा कि भाई अंकल हैं, अभी इनसे लिखवा लो।
अब उनको भी ऐसा चाहिए था जो रोज उनके घर आ जाए, जी। तो वो उनके यहाँ ये था कि रोज मुझे 100 रुपये देते थे अच्छा, और मैं नागा जाता था, क्योंकि जिस दिन नहीं जाऊंगा उस दिन 100 ज़रूर रुपये मिलेंगे। उस 100 के चक्कर में मैं हमेशा जाता था, लेकिन उसी 100 से सर मेरा घर चलता था, क्योंकि मेरा जो घर बार था वो सब कर्जे पटाने में निकल चुका था। मैं खुद एक झोंपड़े में आ गया था। तो उसने मेरे को कहा कि सर एक गाना हमको मिल रहा है, प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल सॉन्ग लिखना है। जी। सलमान भाई ने रात को 3 बजे, मुझे मालूम है, वो बोनट पर बैठे हुआ था शहंशाह की तरह, अच्छा। और उसने कहा कि 3 गाने कैंसिल हो चुके हैं भाई, अब देख लो अच्छा। तुम्हारा भी क्या होगा, और नाम वाम तुम्हारा दूंगा नहीं। मैं अब दिल में सोच रहा नाम तो बाद में देगा, गाना ही नहीं होगा। गाना ही इतना मुश्किल है, कैसे होगा ये गाना। फिर मैंने कहा अगर कुछ होगा तो हसरत साहब तो हैं, एक हिम्मत हुई मेरे को। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर, हो जाएगा। तो हुआ ये कि 2 दिन तक मैं हिमेश को मिला नहीं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था। अब पहले इतने मोबाइल थे नहीं सर, हिमेश के पास तो था, मेरे पास नहीं था। मैं जब तीसरे दिन गया तो हिमेश थोड़ा सा गुस्से में भी था, मैं गुस्सा दिखा नहीं सकता था, अपने बच्चे जैसा था। बोले सर आपको मालूम है अगर गाना 2 दिन में हमने करके नहीं दिया ना तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। मैंने कहा हिमेश गाना तो हो जाएगा, लेकिन तू मेरी एक ही मदद कर दे। बोले क्या? मैंने कहा ये जो गाना है ना, प्यार किया तो डरना क्या, इसकी सेकंड लाइन अगर मैं लिखने जाऊंगा तो शकील साहब से अच्छी नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है। क्योंकि जितनी अच्छी लिख सकते थे उन्होंने लिख दिया, मैं क्या लिखूं। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा ये जो प्यार किया तो डरना क्या की कोई ट्यून बना। ठीक है। फिर मैं कुछ सोचता हूँ, क्योंकि हसरत साहब हमेशा बोलते थे कभी गाने में पैंतरेबाजी से भी होना चाहिए। तो मैंने उनको एक दिन पूछा था पैंतरा क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि गाने को घुमा के लिखो, डायरेक्ट मत जाओ, आप लास्ट में खोलो गाना क्या है। साहब उस बच्चे को पता नहीं क्या सूझी, मैं खाना ही खा रहा था उसके घर पे, तब तक उसने कहा सर मुश्किल हल हो गई आपकी, सुनो। अच्छा। तो उसने मेरे को सुनाया, और जब प्यार किया तो डरना क्या। अलग निकला। मैंने तुरंत मेरे मुंह से ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, हमारा एकदम सांस में सांस आया जी। फिर मैंने गाना लिखा, तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं। वो करके हम लोगों ने वो गाना लिखा और गाना हमारा अप्रूव हो गया जी। और ये सब गाना रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्ड होने के बाद ये फिल्म में आया और पहली बार इस गाने पे नाम समीर का आया। अच्छा। और म्यूजिक डायरेक्टर ललित जतिन। लेकिन थैंक्स टू सलमान भाई, हमने उनको रिक्वेस्ट की कि यार आपने बोला तो था लेकिन गाना तो हमारा ही है, तो उस पर हमारा अगर नाम दे दो हमारा तो कैरियर बन जाएगा। तो उसने कहा नहीं, आपका हक बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। लेकिन इसको 1 हफ्ता ठहर जाओ आप। तो 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बाकायदा एडिशनल लिरिक राइटर, एडिशनल म्यूजिक डायरेक्टर करके लिखा, हम लोगों को नाम दिया। और ये गाना सुना इसने गुलशन कुमार जी ने, उसने कहा यार ये कॉम्बिनेशन का एक गाना और डालो। अच्छा। और एक गाना जतिन ललित का निकाल दो बोले। अच्छा, तो क्या बात। एक गाना और मिल गया। अब वो जब गाना मिला तो सलमान भाई बोले कि गोविंदा बहुत आजकल अटके झटके मार रहा है। तो मैंने कहा भाई अटके झटके पे गाना हो जाए, कैसे होगा? तुरंत मैंने कहा हिमेश मुखड़ा है बहुत अच्छा। उसी टाइम आया था, तुम पे हमें अटके यार दिल भी मारे झटके, तुम हो जरा हटके हम भी हैं हटके। सलमान को बहुत पसंद आया। और सलमान भाई की एक बात है कि वो अगर डैम गुड उसने बोल दिया, फिर वो चीप अटाक गाना भी सुनता भी नहीं है। तो बोले ठीक है आगे जो करना कर लो। तो हिमेश मेरे को बोला कि सर इसमें भाई आ सकता है क्या? क्या हिमेश भाई कहाँ से ला रहे हो यार, रोमांटिक गाना चल रहा है, भाई क्या करेगा? बोले सर भाई आना चाहिए। मैंने कहा क्यों आना चाहिए? बोले वो जो अरबाज है ना इसका सगा भाई, वो फिल्म में है, तो ये चाहता है कि वो भी आए। अच्छा मुझे कुछ नहीं मालूम, अंधेरे में तीर चल रहे हैं, कहानी नहीं बता रहा कोई भी।
उसकी लाइन लिख दी, बच के रहना तुमको प्यार में पड़ जाए ना फटके, फटके। और भैया को तू खटके। और यही उस फिल्म की कहानी भी कहानी है। बन गई। नहीं, कहानी ये है कि अरबाज की बहन है काजोल, जी वो सलमान उससे मिलना चाहता है, और वो जब उसको रोकता है वो उसको धो डालता है। तो ये हमारा जो है ना वो लग गया। और साहब ये दोनों गाने सुपरहिट हुए, और सुपरहिट होने के बाद आज मैं आपके सामने हूँ। इस एक बात तो चुनरी से शुरू हुआ, 87 चुनरी, इतनी चुनरियां कहाँ से 187 लाए? 187 चुनरियां, अचानक इतनी चुनरियां कहाँ से ले आया? सर ये मुझे भी नहीं मालूम कहाँ से आई, जी। लेकिन हुआ ये कि मेरी ओढ़ली चुनरिया हिट हुई, फिर सर की चुनरिया हिट हुई, फिर जी। बन्नो तेरी चुनरी चुनरिया। लाखों की हिट हुई। ऐसा जी। करके मेरे 8-10 गाने हिट हो गए। ठीक तो है। मैं जब भी किसी की फिल्म लिखूं तो वो चुनरी बोले कि यार एक चुनरी वाला भी लिख दो। के। मेरा एक टाइटल ठप्पा लग ठप्पा गया। लग गया। इवन कुमार शानू साहब ने अब एक फिल्म में म्यूजिक दिया, प्रोड्यूसर भी वही थे। जी। तो हमने 7 गाने बना लिए सिचुएशन पे। अचानक उठते वक्त मेरे को बोलता है, अरे शाला इसमें हमारा लक्की तो है ही नहीं। अच्छा। शानुदा ने गाया था वो, और अलका ने गाया था। तो हमने कहा सर लक्की क्या? बोलो तेरा चुनरिया नहीं है। अच्छा। तो उसने भी चुनरिया लिखवाई। तो वो चुनरिया का चलन ऐसा चला। और फिर मैं आज तक भी, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब कहीं कोई सिचुएशन काम नहीं करती तो मेरी चुनरिया काम कर जाती है। अच्छा। मैंने एक जैनियों की लकी। पिक्चर लिखी और मेरे डायरेक्टर ने मुझे चैलेंज कर दिया जी। कि सर देखो ये इसमें सारे भजन हैं जैनियों अच्छा। के, इसमें चुनरिया बताओ कैसे आएगी। मैंने कहा यार कोई जरूर थोड़ी इसमें चुनरिया है। बोले नहीं, आपने हर सिचुएशन पे लिखी है, इसमें कैसे आएगी। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो उसमें साहब एक सिचुएशन आई कि एक गाना है जो वो गा रहा है कि वो ये था कि वो जो साधु जाता है और वो प्रभावित होता है और वो भी साधु बन जाता है। बैकग्राउंड गाना था। तो मैंने उसमें लिख दी, रंग दीनी रंग रे चुनरिया, अपने रंग रंग दीनी। वाह वाह, क्या बात। फिर मैंने कहा यार ये ओके हुआ। मैंने कहा रंग दीनी वर्धमान चुनरिया, अच्छा। क्योंकि महावीर जी का वर्धमान नाम है ना, जी। अपने ही रंग रंग दीनी। और वो उस फिल्म का सबसे बड़ा हिट गाना हुआ। तो चुनरिया के ऐसे ऐसे चैलेंज मेरे पास आते रहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको निभाया जाए। क्योंकि चुनरिया का एक राज मैं आपको बताता हूँ साहब, हम लोग हरियाणा से हैं और हरियाणा में चुनरी एक तरीके सा एक जेवर होता था एक ज़माने में। सोने की चुनरिया होती थी, सम्मान होता था, उसमें चांदी के बूटे होते थे, गरीब अमीर होता था, सोने के होते थे। तो मेरे माँ के पास भी एक बहुत अच्छी चुनरिया थी। तो जब हम छोटे थे तो छत पे ना धूप लगाने के लिए कभी कभी संदूक रखती थी, तो बोलती थी देख चुनरिया का ध्यान रखना बंदर नहीं। और जब तीज त्योहार पे गांव की औरतें जब नाचती थी तो वो पहनती थी। वो छवि मेरी आंखों में आज भी है और मैं सोचता हूँ कम से कम 200 तो चुनरिया होनी चाहिए। 200 के आसपास तो पहुंच ही गए। नहीं फिर भी एक अच्छी तरह से हो जाए। इतना प्रेम कहाँ छिपा रखा है? एक गांव से निकले हुए, इतना स्ट्रगल करने के बाद 15 साल लगातार स्ट्रगल किया, उस इतने प्रेम भरे गीत। सर ये मुझे भी नहीं पता कहाँ से निकलता है ऐसा। ये मेरा जो 10 मिनट का 5 मिनट का जो होता है ना, बस वही होता है। और मेरे प्यार की कोई तुलना क्या करूं। मैं ऐसा आदमी हूं कि अरविंद स्वामी जी, इन्होंने हरियाणा में मतलब एक तरीके से ये इनको आप राज कपूर कह लो, भीष्म पितामह कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इस आदमी ने उस टाइम पे हरियाणा में हिट फिल्में बनाई। मैं इनसे मिलना चाहता था। अच्छा। लेकिन मैंने 2-3 लोगों से बात की तो बोले छोड़ो यार, वो क्या करोगे मिलके। तो मुझे लगा यार शायद कोई ऐसे आदमी होंगे जो नहीं मिलना चाहते होंगे, लेकिन मेरे मन में ज़रूर थी कि मुझे मिलना ज़रूर है। तो एक डायरेक्टर आया उत्तराखंड से, उसका कुछ काम था, मैं एसोसिएशन में बैठा था, तो उसने ऐसे ही बनाया, अपने डेटा में इनका नाम ले दिया। अच्छा। कि वो मेरे दोस्त हैं। मैंने कहा भाई तेरा काम तो मैं करवा दूंगा 2 मिनट में, और पहले उसका नंबर दे मेरे को। और उसने नंबर दिया, मैंने भाई को तुरंत फ़ोन किया। अब एक अनजान आदमी आपको फ़ोन करेगा तो मैंने इनको पहले ही बोला
भाई मुझे काम के लिए फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई डिमांड नहीं है, मुझे आपसे मिलना है। ठीक है। तो आप कहाँ रहते हो? बोले रोहतक। तो मैंने कहा भाई मैं रोहतक में आता हूँ महीने 2 महीने में, जी। इस महीने में आ रहा हूँ और मैं आपसे मिलूँगा। तो ये मेरे मन में एक ऐसी बात थी, मैं इनसे मिला और आज आपसे मिला और मेरा क्या? जो भी कुछ है फिर इन्होंने करा दिया। तो ये जो प्रेम और भावना की बात होती है ना, ये आदमी का मन अगर साफ हो हाँ, वो तो रहेगा। कोई इम्पॉसिबल बात नहीं। इतने साल हो गए सर, इतने गीत लिख दिए, 5500 गीत। जी। कोई ऐसी भी इंसिडेंट याद है कि किसी डायरेक्टर ने अतरंगी सी बात कह दी हो कि मुझे ये गीत चाहिए और आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी होगी हो कि ये क्या है? हाँ एक ऐसा हुआ। जी। ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ कि उन्होंने मेरे को कहा कि मुझे एक ऐसा गीत चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा सर ऐसा गीत तो मैं लिख तो सकता हूँ। तो उन्होंने खुद ही बोला नहीं तू नहीं लिख सकता। अच्छा। मैंने कहा भाई मैं नहीं लिख सकता तो फिर क्या करूँ? बोले नहीं मैं आपको पूछ रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने जो सिचुएशन बताई वो मेरे लिए थोड़ी सी ऑड थी, और अब इतनी बड़ी भी ऑड नहीं थी, लेकिन एक होता है हर आदमी का हाँ, अपना मिजाज अपना होता है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने कहा सर क्या प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा कि अगर ये आपने लिख दिया तो पूरी फिल्म आपकी। अच्छा। मैंने सिचुएशन सुनी, मजहब से मोहब्बत टाइटल Right. था, जिसमें राजेश खन्ना मेन रोल कर रहा था। तो काका जी के घर गए हम लोग, काका जी से मिले। तो काका जी ने हमसे बोला कि तुम लिख रहे हो गाने? मैं कहा साहब बात तो ऐसी हुई है, मैं ही लिख रहा हूँ। अब मुझे ये भी डर था भाई राजेश खन्ना है, कम बैक हो रहा है तो मेरे से नहीं लिखवाएगा, और वही बात हुई। अच्छा। उसने कहा यार एक इसका जो है ना एक गाना जावेद अख्तर लिखेगा। अच्छा। मैंने कहा सर एक ही लिखेगा तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जावेद अख्तर का नाम मेरे साथ जुड़ेगा तो मेरा तो कॉलर टाइट हो जाएगा। और अगर सारे लिखेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जावेद साहब जैसे तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, आप उनसे लिखवा लीजिए। बोले नहीं एक। सर ठीक है। अब मैं समझ गया कि जावेद साहब एक कौन सा लिखेंगे, क्योंकि तब तक मैं भी इंडस्ट्री को समझ चुका था। मैंने अगले दिन राम शंकर म्यूजिक डायरेक्टर थे, मैंने राम भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा राम भाई ये काका जी ने जो मेरे को छेड़ा है ना, मैं यही गाना पहले लिखता हूँ। अच्छा। और मैंने साहब वो गाना लिखा, राम भाई ने ट्यून बनाई। हमने काका जी को कहा कि आज सेटिंग करनी है आपके साथ। तो काका जी शहनशाह की तरह आते थे साहब, तो पहले ही लिस्ट बनाते थे, आप कौन सी पीते हैं, आप कौन सी पीते हैं, आप कौन सी पीते हैं, वो पूरा गाड़ी में लाते थे अंदाज। हाँ, और अपनी अलग से लाते थे। हमने कहा यार हम तो पिएंगे पाएंगे नहीं, आज जो है ना आज तो कत्ल की रात है। हो सकता है ऐसा नहीं हो कि उनको गाना इतना नागवार गुजरे। बोले हटाओ यार ये बाकी भी सब मैं जावेद साहब से ही लिखवा लेता हूँ। तो वो जैसे ही आए, रात को कुछ 10 बज रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरी जावेद से बात हो गई है और वो 10-15 दिन में लिख देंगे। तो ऐसे ही हम जो दूसरे गाने थे हमने उनसे शुरुआत करी। अच्छा। ये गाना सुनिए सर, ये सुनिए। 2 गाने उसने पसंद कर लिए, हमने कहा भाई चलो बन गई बात। बन गई। मैं कहा सर वो एक गाना और सुनिए। अच्छा। बोले सुनाओ। हमने सब गाना सुनाया। काका जी ऐसे बैठे थे, एकदम ऐसे हो गए। बोले फिर सुनाओ। राम भाई ने फिर सुनाया, 3 बार गाना सुना। बोले जावेद अभी सोच ही रहा है, गाना यही रखेंगे तुम। अच्छा। क्या बात है। और वो सर गाना था, वो उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि एक मुस्लिम है जो एक बस्ती में रहता है, और जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, तो मुस्लिम लोग बम पटाखे छोड़ते हैं। ये इस बात से चिढ़ता है कि साले तुम इंडिया के लिए बम पटाखे छोड़ो ना, उनके लिए क्यों? वो ठीक है हम मुसलमान हैं, बट हमारा कंट्री हमारा देश हिंदुस्तान है ना। तो वो एक ऐसा किरदार था जो हमेशा हिंदू मुसलमानों को एक जगह लाने की कोशिश करता था। तो मैंने मुखड़ा लिखा था सर उसका, मजहब से मोहब्बत तक का सफ़र
इंसान जो तय कर लेता है अल्लाह का वली हो जाता है, ईश्वर का रूप धर लेता है। वाह वाह वाह, क्या बात। उसमें मेरा अंतरा है, जो कि टीवी पे कई लोग गा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं वो उनका है, एक्चुअल में उनका है नहीं। मेरा था कि तकसीम ये धरती कर, नदियों के नाम कुछ रख लोगे, जी, क्या होगा बहते धारों का। वाह वाह, तकसीम ये धरती कर लोगे, क्या होगा चांद सितारों का। क्या- आबे जमजम भी पानी है, गंगा का जल भी पानी है। वाह मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। वाह वाह, क्या बात। पूछो इन फिरका परस्तों से, नहीं होता है, एक हवा में सांसें सबकी हैं, हिंदू भी वही मुस्लिम भी वही। पूछो इन फिरका परस्तों से, कोई सूरज नया उगाओगे, वाह, कोई चंदा नया बनाओगे, कोई हवा नई चलाओगे। ऐसा कुछ करके मैंने वो बड़ा अलग ढंग से वो गाना लिखा था। और काका जी इतने खुश हुए कि उनके पर्स में उस टाइम कुछ 8-10 हज़ार थे, अच्छा, सारे दे गए भाई। क्या- और ये पैसे का, फंडा हो गया आपका। हाँ, वो कैसे वो थोड़ा यंगस्टर एक और सुनाता हूँ आपको पैसे का किस्सा। जी, मैं किशोरदा के पास जब गया तो किशोरदा ने कहा कि तेरे को भी पिक्चर मिल गई क्या। जी, मैं ऐसे ही खड़ा था हाथ बांध के, तो बोले तेरे को भी पिक्चर मिल गई क्या। मैंने कहा जी। अच्छा, तो तूने प्रोड्यूसर को बोल दिया होगा किशोर कुमार तो मेरी मुट्ठी में, तो गा ही देगा। अब मैं क्या बोलूँ, मैं कहा नहीं सर ऐसा नहीं बोला। नहीं ठीक है, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं। अच्छा, तो मैं गवाने के लिए गया था, मैं फिर खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोले अच्छा एक काम कर, 18,000 रुपये दे दे। अच्छा, तभी वो 25 लेते थे। हम्म, तो मैंने उनसे कहा सर 15 का बंदोबस्त है, वो 3 और कर ले। अच्छा, नहीं तो एक काम कर, अमित से गवा ले, उससे तू नहीं गवाएगा हाँ, क्योंकि उसका नाम नहीं है, तो मेरा नाम चाहिए, तो पैसा तो चाहिए। तो मैं 2-3 दिन के बाद प्रोड्यूसर को भी समझाया। मैंने कहा यार 3,000 की बात है, हाँ, अपन क्या? कहीं निकाल लेंगे। 18,000 पूरे हो गए साहब, हमने गाना रख दिया। मैं साहब, तो साहब पहुँचे। हम्म, अब जिस 18 साल जिस आदमी के साथ हम लोगों ने हाँ, नौकरी की, जी, उसके बराबर में तो बैठ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा लिखवाओ गाना। तो मेरे हाथ पैर कहाँ पे। मैंने कहा सर मैं लिख के लाया हूँ। अच्छा, नहीं तुम बोलो और इधर बैठो। मुझे बाजू में बिठाया, मैं सोफे के कॉर्नर पे बैठ गया, उनको लिखवाया। जवान भी कहाँ पे, हाथ भी कहाँ पे। हम उनको साहब बोलते हैं, तभी भी साहब ही बोलते थे। मैंने सारा कुछ हो गया, गाना रिकॉर्ड हो गया, तो मैंने उनको पैसे दिए। बोले इनकी क्या ज़रूरत थी, ऐसे करके जेब में डाल लिए। हाँ, और मेरे को बोले प्रोड्यूसर कौन है। मैं कहा सर वो है, बुलाओ इसको। प्रोड्यूसर को बुलाया, बोला एक फ़ोटो खींचो कि ये भाग नहीं जाए। अच्छा, हमारा फ़ोटो खींचा और मेरे को बोले कि चल जरा। तो मैं उनको गाड़ी तक छोड़ने गया। मेरे को बोले बैठ के थोड़ा गाड़ी आगे की और रोकी, वो गड्डी निकाली और मेरे को बोले कि तुझे मेरी कसम है प्रोड्यूसर को मत लौटाना, अपनी बीवी को जाके देना सीख। अरे वाह, क्या बात। पूरे पैसे मुझे दिए और तेरा जो सैलरी थी मेरी 2,500 रुपये महीने, जब तक ये पिक्चर नहीं बनती है तनख्वाह बंगले से आके लेते रहना। क्या बात है। तो ऐसे थे हमारे किशोरदा। मैंने वो 18,000 रुपये मुझे मिले, आज भी वो पैसों का मेरे पास जूहू में झोपड़ा है एक, क्या बात है, जो अभी तक मैंने उसी याद में रखा हुआ है। क्या बात। अब सर क्या हसरत, कुछ क्या 55 गाने लिखने के बाद, गोविंदा हो चाहे सलमान खान हो, नए नए हीरो के साथ आप काम कर चुके, क्या हसरत बाकी रह गई। सर हसरत तो अब कोई बाकी नहीं, कोई भी बाकी नहीं है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, जो मैंने सोचा था, मैंने संगीत की दुनिया में शंकर जयकिशन सोचे थे, सब बड़े लोगों के साथ कर लिया।
मेरे गाने किशोर दा ने, लता जी ने, जी। आशा जी ने, सबने गा सबने लिए। गाए। सुनिधि और ये सब तो बच्चियां हैं, जी। इन्होंने गा लिए। इन्होंने गाए। मैंने डायरेक्शन में हेमा मालिनी को डायरेक्ट कर लिया। जी। और मैंने जहाँ रोडों पे सोया वहाँ आज मेरे पास बड़ा फ्लैट है, 2 बेडरूम हॉल है, जी। चलने के लिए गाड़ी है, बच्चों की शादी हो गई, मेरे बेटे की म्यूज़िक कंपनी है। जी। तो शैलेंद्र जी का एक गाना है, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। अरे तो मैं उसमें विश्वास करता हूँ। बस यही है कि मैं लिखता रहूँ, मेरा समय होता रहे। आज से 1 साल पहले मैं बड़ा परेशान था कि अभी नए नए लोग आ गए हैं जी। और गानों का काम कुछ कम हो गया, हम अंकल हो गए तो हमको जी। गाने नहीं मिलेंगे। थैंक्स टू ऊपर वाला मेरे भजन चल पड़े। अच्छा। अब भजन में अंकल ही चाहिए, वहाँ नहीं चलते, क्योंकि तजुर्बा तो चाहिए ना आपको। लोग आपकी चुनरी गाते हैं, जब आप खाली होते हो आप कौन सा गाना गुनगुनाते हो? सर मैं तो कोई भी गाना नहीं गुनगुनाता। नहीं गुनगुनाते? नहीं, मैं कोई रिकॉर्ड नहीं रखता, मेरे जी। पास कुछ लिखा हुआ नहीं है। और मेरे पास जो है ना, मतलब मुझे कुछ याद नहीं रहता। अगर मैं कोई गाना लिख दूं जी। और मुझे आप 1 घंटे बाद बिना कागज़ के वो गाना नहीं सुना सकता। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, मेरा गाना अगर लिखा गया तो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर को बोलता हूँ तू रख ले भाई इसको, मैं नहीं रखता अपने पास। क्योंकि जो गाने मैंने अपने पास रखे हो कभी रिकॉर्ड नहीं हुए, और रिकॉर्ड हुए तो बाहर नहीं आए, तो मेरे को वहम हो गया कि अगर मैं लिख के रखूँगा तो वो मेरे ही पास रह जाएगा। तो लेकिन हाँ, मेरा जो गाना है सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई, इसमें मैं कुमार शानू, अलका याग्निक, हिमेश रेशमिया, सलमान भाई, मैं हमेशा इनकी तस्वीर मेरे सामने आ जाती है जब ये गाना आता है। और आज भी मेरा घर चल रहा है तो ये गाना और ये 4 लोग। नए डायरेक्टर में से कौन है ऐसा जिसका आपको लगता है कि आप मुझे इनके साथ काम करना चाहिए? चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो फिल्म डायरेक्टर हैं, नई नई पौध आ गई है, बिल्कुल नए नए सिंगर आ गए हैं। सर देखिए, मैं तो किसी के भी साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी मुझे बुला ले। लेकिन मेरी कोई ऐसी तमन्ना नहीं। आज भी मैं एक फिल्म से इन्वॉल्व हूँ जी, सरफरोश पार्ट 2, ठीक है, उसमें मैं लिरिक्स कर रहा हूँ और डायलॉग भी मेरे। अरे तो वो मेरी सेम एज का डायरेक्टर है। अच्छा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।